हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमने एक डिमांडिंग पे वन शॉट वीडियो बनाया है जिसमें आप मेटल और नॉन मेटल पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का, और मे बी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। दैट्स वाई हम इसे वन शॉट वीडियोज में जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था 10th क्लास का ही, इसीलिए अभी कुछ हफ्तों से नहीं आ रही थी वीडियो, क्योंकि हमें वन शॉट बनानी थी। तो एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो इसमें हम मर्ज कर देते हैं, पहले वो आप देख लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं, पहले भी देख कर चुके हैं, फिर से आज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर देखते हैं कि एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसका नाम है क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है मैम, ये डायरेक्ट आया कहाँ से? याद करो जब हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। अभी जिसको नहीं पता है वो जा करके वीडियोस देख सकता है। हमने बोला था मैटर। ठीक है, जब हमने मैटर की बात की थी तो हमने कहा था 2 तरह के मैटर होते हैं। कौन से 2 तरह के मैटर्स होंगे? प्योर और इम्प्योर। क्या बात की थी हमने? प्योर और इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंस में क्या था? प्योर सब्सटेंस में हमने डिस्कस किया था एक पूरे चैप्टर में, तो इम्प्योर के बारे में बात किया था। फिर सेकंड चैप्टर में हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में बात किया था, जिसमें था एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। आई थिंक यू रिमेंबर इट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारी जो ज़रूरतें थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर यही बन जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हम इसमें एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एंड दिस एलिमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्हीं के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, ये यही चार्ट है, रिमेंबर कर लीजिए, रफ में या साइड में कहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमने मेटल्स की बात की थी तो क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, एंड हीट। ठीक है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनमें डेंसिटी होती है। डेंसिटी इनकी कैसी होती है? डेंसिटी हाई होती है, हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एमपीबीपी, ये भी इनका क्या होता है? हाई होता है। नोट कर लीजिएगा एक लाइन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके बारे में अगर पता करना है, लस्ट्रस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, गुड कंडक्टर, फिर से क्या होते हैं, एक बार मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ, बट एक बार जा करके लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके और अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें कुछ पिक्चर्स भी है। ठीक है, जिससे आप और ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम नॉन मेटल्स को सीधे बोल देते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं देते। दे डू नॉट हैव अ मेटल्स प्रॉपर्टी। ओके, दे डू नॉट हैव एनी metallic
प्रॉपर्टी। ठीक है, इनके पास वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। और जो मेटल ये क्या होते हैं मेटलॉइड्स, तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से एक्ट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। तो मेन पॉइंट क्या है, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। लस्ट्रस मतलब कि क्या होता है, शाइनी होते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई आपने ये लिया, ठीक है, ये कोई मेटल लिया आपने, क्या लिया, मेटल। अब इस मेटल को क्या करोगे, क्या करोगे, ना ना ना, क्या करोगे, ऊपर की तरफ खींचो और नीचे की तरफ खींचो, खींचते रहो, इतना खींच दो कि इसकी पतली पतली सी वायर्स बन जाए, पतली सी वायर्स बन जाए। और जो इस पे फोर्स लगा है इसका नाम मैंने पहले भी बताया है, जल्दी से कमेंट करो क्या बताया है, पता होगा मेरे बताने से पहले, इसका नाम जानने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, टेंसाइल फोर्स। ठीक, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है, अब इसी के जस्ट अपोजिट चीजें, उसमें मैंने बिल्कुल शीट्स वगैरह भी दिखाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर पता है तो कोई बात नहीं। इसको इतना कंप्रेस कर दो, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो कि इसकी पतली पतली शीट्स बन जाए। ठीक है, देखिएगा मैंने उसमें फॉइल पेपर दिखाया हुआ है, आपको जानते ही होंगे फॉइल पेपर क्या है। इतना कंप्रेस कर दो कि वो एकदम पतली पतली शीट्स बन जाए। सो यहाँ पर जो फोर्स लगा उसका नाम क्या होगा, कंप्रेसिबल फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके अलग अलग करके ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेटल की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये देते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, पता कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात है पता कैसे करोगे। भाई मेटल तो पता चल रहा है भाई, ठीक है, हार्ड है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, सब पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको पता होगा कि अगर एक जगह आप स्विच ऑन करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन मेटल्स की कितनी तेजी से पूरे घर में लाइट जला देते हैं। ठीक है, मूव करके। और हीट की बात करें तो अगर आप एक ले लीजिए कोई भी मेटल, ठीक है, मेटल ले लीजिए, मेटल की कोई रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड नहीं लेना, अगर आयरन लेना तो यहाँ पे वुडन हैंडल होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपना नाइफ ले सकते हैं, नाइफ में वुडन हैंडल होता है। ठीक है, यहाँ पे फेविकोल्स लगा दो, या फेविकोल से या ग्लूगन से यहाँ पे आप आयरन की नेल्स लगा दो साथ ही साथ। अब यहाँ पे 3D डायग्राम तो हम बना नहीं पाएंगे, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने हीट देना शुरू किया, क्या करना शुरू किया, एक साइड से थोड़ा सा और हीट देना शुरू किया। आप कहीं और नहीं हीट दे रहे हो, बस इसी प्रॉपर जगह पे हीट दे रहे हो। कहाँ पे, एकदम एंड ऑफ द नाइफ, ये रहा, अब लग रहा है हीट दे रही है। ठीक है, एंड ऑफ द नाइफ, यहाँ से आप हीट दे रहे हो तो कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले ये वाला जो ग्लू था वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद में ये नेल नीचे गिर गई। ठीक, फिर उसके बाद अभी आपने कहीं और हीट नहीं दी, अभी भी यहाँ पे हीट है, उसके बाद ये सेकंड वाला भी नेल गिर गया, फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करता रहा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ, यानी हीट क्या हो रही है, वहां से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। हम जो भी बर्नर है या कैंडल है या फिर जो भी जहाँ पे भी आप इसको हीट दे रहे हैं, हम उसको उससे आगे पीछे नहीं कर रहे हैं नाइफ को, नाइफ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ही है। ठीक है, हीट केवल एक ही जगह पे जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, अब थोड़ा सा और इन बारे में भी समझ लेते हैं। नॉन मेटल्स को कैसे पता करेंगे,
भाई नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या है, गैसियस फॉर्म में। ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या है, गैसियस फॉर्म में। बट कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि चॉक। चॉक देखा होगा आपने। अगर हम चॉक की बात करें तो ये है चॉक, और ये चॉक भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इजीली टूट भी जाती है, और एकदम थोड़ा तेज से तोड़ेंगे तो एकदम पाउडरी हो जाएगा, राइट। कई सारे उसमें एक्सपेरिमेंट में चॉक हमने यूज की है। ऐसे हाथ से तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कुछ सॉलिड चीज मारोगे तो ये क्या होगा, पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ग्रेफाइट। आपकी जो पेंसिल की लेड होती है उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके तोड़िए, पाउडर हो जाता है। और जो सेल के अंदर होती है ग्रेफाइट, है ना, उसको सेल की रिफिल को भी निकाल करके आप तोड़ करके देख सकते हो, वो भी क्या है, नॉन मेटल है। एंड और क्या हो सकता है, सल्फर। सल्फर वो भी चौक जैसा ही होता है, लेकिन किस कलर का होता है, येलो। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो चौक। अब येलो कलर हमारे पास मार्कर नहीं है ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ी है, समझी है, इसको प्रॉपर वे में एक टेबल के फॉर्म में, जिससे कि आप बस एक टेबल देखो और समझ में आपको सब कुछ आ जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं इसको बाय द प्रॉपर डेफिनेशन कि मेटल्स काम क्या करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर दो सब्सटेंस which have tendency to donate या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पहले मैंने बताया डोनेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। जो दे रहा है उसके ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। मैंने अगर किसी को दिया, मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो मेरे पास रहा होगा तभी तो मैंने दिया, और हम अमीर है तभी तो दे रहे हैं, तो हमारे पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा नॉन मेटल्स में, ऐसे सब्सटेंस जिनमें टेंडेंसी कैसी होती है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ, लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि उन्होंने लिया है तो उनके ऊपर क्या आ गया है, उन्होंने बरो किया है, ओके, दे कैन बरो, उन्होंने बरो किया है, सो उनके ऊपर क्या आ गया, अपनी लैंग्वेज में बोले तो उनके ऊपर कर्जा आ गया। जब कर्जा आ गया तो चार्ज कैसा, टेंशन के वजह से निगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव फील नहीं आएगा, दे करके पॉजिटिव फील आएगा, लेकिन ऐसे निगेटिव फीलिंग आएगी जब आपने किसी से कुछ लिया है, भाई हमको वापस भी तो करना है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर सोडियम को देखें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसको हम शेल्स में करें, ये न्यूक्लियस है तो पहले में 2, पहले शेल में कितने 2, दूसरी में 8, तीसरे में फिर से 8, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं अलग अलग। तो उसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें, जरा देखिएगा, 2 हो गए, 2 के बाद 8, 2 8, और क्या बचा, उनके पास 11 है ना, तो 1, तो देखिएगा 2 8 1, ठीक है, कितना आ गया ये 11, 2 8 10 और 1 11। अच्छा, अब ये क्या करना है, इनको डोनेट करना है, तो सबसे बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, किसी को दे देगा। जब दे दिया तो क्या मिल गया इसको, क्या बन गया ये, Na प्लस चार्ज, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसी तरह से मैग्नीशियम का देखिए, तो मैग्नीशियम का करेंगे तो पहले में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, और फिर कितने हैं 2 है। क्यों, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, सोडियम के बाद मैग्नीशियम ही तो आता है, कितना आ जाता है 12। अब इस 12 की वजह 8 to 10 to 12, अब ये अपने
इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अप्रॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाले दे देगा। क्या बन जाएगा, Mg, Mg, Mg के ऊपर 2 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस प्लस, ठीक है, डबल प्लस बना सकते हो, और हम इसको 2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब नॉन मेटल में ये चीज दे दे, ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, स्पेस कम था दैट्स वाई मैंने ऐसे पहले लिख दिया है। जो आपका फास्फोरस है इसका कितना होता है, 8 to 10 और 5 15, ठीक है, इसीलिए पहले ही 30 एलिमेंट्स याद करने के लिए बोले गए थे। अब ये इनके पास भाई देंगे 5 इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी देने की है ही नहीं है, इनके पास टेंडेंसी क्या है, एक्सेप्ट करने की। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 में इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 5 है, और इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। तब ये क्या कर लेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो P निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव 3 चार्ज, ठीक है, निगेटिव 3 चार्ज, ओके। अब जब ये आ गया तब इसके ऑक्टेट देख लो कंप्लीट हो गए, चलो वो लास्ट में करते हैं, छोड़ो। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का 2 और 6 है, 6 और 6 के लिए फिर ऑक्टेट। अब इस वाले को देखो, इस यहाँ पे ये 2 है फिर 6 है, ठीक है, 2 है और 6 है, अलग पेन से कर लेते हैं, 2 और 6 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, 2 माइनस चार्ज, ओके ओके। अब देखते हैं क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 1 दे दिया तो कितना बचा, 2,8, फिर यहाँ पे 2 दे दिया तो कितना बचा, 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3 और आ गए, 3 और आ गए तो 2,8,8 आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन में 2 और 6 थे, 6 में 2 और आएगा तो कितना हो गया, 8, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लें, Cl का ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में देखें तो 2,8,7, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या देगा, ये क्या देगा, 7, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट, 7 में 1 आएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 लिखो या नहीं लिखो, इलेक्ट्रॉन हमने लिख ही दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, Cl पर माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया, तो इसका ऑक्टेट अब हो गया कंप्लीट। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं जरा सा मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक किया था मेटलॉइड्स के बारे में कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। नोट्स बनाते रहिएगा जरूर से जरूर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्या है, सिलिका, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेन, ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन मेटलॉइड्स सबसे कम अमाउंट में होते हैं, हमारे पास मेटल सबसे ज्यादा होते हैं। अभी तक 118 हुए थे, अब कितने मेटल्स होते हैं, 120 अप्रॉक्स एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से अगर बात करें 80 अबव, 85 अबव जो हैं आपके क्या है, अबव 80 to 85 कितना क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अप्रॉक्स में बेटा अभी उतना भी काउंटिंग भी नहीं है, कुछ तो ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जिनके नाम अभी कंप्लीट नहीं है, तो क्या ही बताएगा कोई, ठीक है। और फिर दूसरी बात करें, अगर जो पुरानी पीरियोडिक टेबल में उसमें काउंट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं लेस अमाउंट में है पीरियोडिक टेबल में, और ये जो मेटलॉइड्स हैं ये लीस्ट अमाउंट,
बाकी बस इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम पूरी प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ टेबल डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी ये जैसे 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इसमें क्या होगा कि इन सीरीज में जितने भी हैं साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ अनसॉल्व भी लगाएंगे और बहुत सारा वर्क रहेगा। तो आपने आई होप पहला वीडियो देख लिया होगा जिसने नहीं देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर के फिर से आप देख लीजिए। जिसको पहले से पता है वो रिवाइज कर ले, स्पीड क्वालिटी बढ़ा करके फटाफट रिवाइज कर ले, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं एक साथ कंबाइन करके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास की वीडियोस में एक चार्ट के व्यू से। अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की, जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, यहाँ पे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। बहुत फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि मेटल्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं इस स्टेट में, तो मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये सबको पता है, एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन बहुत याद रखिएगा बेटा, एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिएगा। मरकरी, मरकरी जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि एट रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इट एग्जिस्ट ऑल थ्री स्टेट, यानी कि जो नॉन मेटल्स है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बस मोस्टली अगर बात करें तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड है तो मेल्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉइल्ड होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होता है। बट अब यही है, जैसे मरकरी, मरकरी का इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तभी हम टेम्परेचर इजिली मेजर कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी राइज अप हो जाती है, ठीक है। यूजुअली इनका लो होता है क्योंकि नॉन मेटल्स है, तीनों स्टेट में है, तो गैसेस में ऑलरेडी है, तो ज्यादा इनको बॉइल्ड होने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं डेंसिटी की। अब जाहिर सी बात है जो सॉलिड्स है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो इनकी डेंसिटी हाई हो जाएगी और इनकी कंपेरेटिवली लो हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस अगर हम बात करें तो मोस्टली हार्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम का स्ट्रक्चर में पहले की वीडियोस में डाला है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बटर की तरह कटता है आराम से और नाइफ से आराम से कट हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता है। एक्सेप्शन बहुत याद रखिएगा। ये मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। कोई भी आप नॉन मेटल लीजिए, उसको आप हल्का सा क्रश करेंगे आराम से टूट जाएगा, ठीक है। बट अगर एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, है ना। ऐसे करके कहाँ पे बना दूं, जगह नहीं है, ये यहीं पे बना देती हूँ डायमंड का, ऐसे करके सी और 4 बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, 4 कार्बन, तो ये इसीलिए चारों इसकी कार्बन की वैलेंसी फिल है, इसीलिए बैड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ना उसमें, अभी पढ़ोगे आप कार्बोनेट, सॉरी हाँ, कार्बोनेट्स कंपाउंड में ही, कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन कंपाउंड है, तो उसकी जगह जो ग्रेफाइट है आपका वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लस्टर्स की बात करें, यानी चमकीला होता है या नहीं होता है, तो मेटल ऑब्वियसली चमकीला होता है, चमकते रहते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर कोरिड भी होने लगता है तो हम उसको हम तोड़ेंगे, काटेंगे, कुछ भी करेंगे तो उनका अंदर का मेटल लस्ट्रस होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये चमकते नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो वही बात आ गई, इट इज दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेलिबिलिटी की बात करें, मेलिबिलिटी डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है पहले भी हम बता चुके हैं, जब आप किसी मेटल पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेशर लगाइए और इतना प्रेशर लगाइए, इतना हाई प्रेशर लगाइए कि ये शीट्स में बदल जाए, ठीक है, उसे मेलिबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो इसी मेटल के ऊपर ऊपर की तरफ खींचिए और नीचे की तरफ के खींच करके इसके वायर्स बना दीजिए, इसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं, तो ये वायर जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसे बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जाहिर सी बात है सॉलिड है मेटल्स, तो ये मेल्यूबल और डक्टाइल दोनों होंगे, बट नॉन मेटल क्या होंगे, ब्रिटल होंगे। ब्रिटल यानी कि ये
नॉन मेटल्स और नॉन मेनेबल और नॉन डक्टाइल होंगे। ठीक है, ब्रिटल यानी कि ब्रिटल का मतलब है अगर आप हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो चूर चूर हो जाएंगे, पाउडर के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सोनोरसिटी। सोनोरसिटी की बात करते हैं तो सोनोरस क्या मतलब होता है, जैसे घंटी बजती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी भी चीज पे आप मारने लगे तो बोल रहे हो कि ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, नो, इट इज नॉट अ मैटर। लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें टन देर तक की आवाज आती है, ठीक है, रिंगिंग साउंड आता है, तो ये है सोनोरस इज अ साउंड इज प्रोड्यूस इन द मेटल्स एंड नो साउंड इज प्रोड्यूस इन द नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जिसको फास्ट लगी हो थोड़ा स्लो स्पीड में करके वीडियो को देख सकता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जब हम रिएक्ट करेंगे मेटल को एयर के साथ, ठीक है, सिंपली एयर के साथ, ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एयर, एयर यहाँ पे क्या है आपकी, वही ऑक्सीजन, देन ये क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उससे बड़ी बात, ये बात याद रखना कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ये कैसा नेचर में होगा। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसा होगा ये, बेसिक इन नेचर। अगर हम बात करते हैं कोई मेटल ले लो, सोडियम, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, यानी मेटल था, ये ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक, इसी तरह पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, एक छोटी सी बात लिख दो, हम यही क्यों कह रहे हैं कि बेसिक नेचर में है ना, इस बारे में लिख लीजिएगा हैशटैग करके, all metals are basic in nature because when metal react with metal oxide, ठीक है, दे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, H2O। ठीक है, it forms base, क्या बना देता है, बेस। जरा देख लेते हैं, अगर इसको एग्जाम्पल 1 लिखते हो आप और इसको 2 लिखते हो तो, ठीक है, एग्जाम्पल 1 को अगर आप दोबारा से करोगे तो इसमें क्या बना था आपका, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इस मेटल ऑक्साइड को उठाया Na2O, ठीक है, प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या मिला, NaOH। ठीक है, क्या मिला बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको वाटर से रिएक्ट कराया तो मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस H2 गैस। अगर ये बताइए NaOH, KOH ये सारे बेस हैं या नहीं हमारे, ये दोनों क्या है, ये क्या है, बेस है। दैट्स व्हाई वी से ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, आई बात समझ में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शन की। जो एम्फोटेरिक होंगे यानी कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों के का करेक्टर शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तब यहाँ पे हेडिंग कर लीजिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड ही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तरह के
दोनों तरह से एक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों तरह से, दैट्स वाई इनका नाम अलग हो गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एसिड से भी रिएक्शन हो, एसिड से भी रिएक्शन हो और बेस से भी रिएक्शन हो, और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके ये दोनों का कैरेक्टर शो करे, दोनों का कैरेक्टर शो करे, एसिड का भी बेस का भी। यानी जब इसको जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह काम करेगा, और बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड की तरह काम करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2CO3 रिएक्ट विथ HCl। HCl आपका क्या है बता सकते हो? HCl आपका क्या है? एसिड है। ठीक है, HCl आपका एसिड है, क्या बना देगा? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, जब हमने इसको एसिड से रिएक्ट कराया बेटा, जब एसिड से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे इसने बिहेव कैसा दिया? बेस की तरह दिया। ठीक है, इसने कैसा बिहेवियर दिया? बेस की तरह दिया। लेकिन जब इसी को आप Al2CO3 को आप रिएक्ट करा दीजिए NaOH के साथ। ठीक है, तब क्या होगा? NaOH आपका क्या है? NaOH आपका क्या है? बेस है। ठीक है, तब ये क्या दे देगा? NaAlO2 सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे हमने बेस लिया था, NaOH आपका बेस है। ठीक है, अब ये क्या है? NaOH आपका बेस है, तो अब यहाँ पे ये भाई साहब एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जब इनको एसिड से रिएक्ट कराया तो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जब बेस से रिएक्ट कराया तो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, अब हमने ये तो देख लिया कि मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड। एक छोटा सा पॉइंट और है, पूछा तो नहीं जाता। ठीक है, अब बात कुछ बच्चे ऐसे ये भी कहेंगे कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? ऑक्सीजन। ठीक है, साइड में लिखिएगा इसको बेटा, नॉन मेटल के साथ एयर रिएक्ट करके क्या देगी? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल भी लिख दीजिए, कभी आ जाता है तो आप कर सकिएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नॉन मेटल का सल्फर ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन, SO2 बना देगा बेटा। अब यही SO2 को आप क्या करिए, यही जो SO2 है इसी को उठाइए, SO2 रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? H2SO4। अब बताओ इसका नेचर क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बना है वो किस नेचर का होगा? वो होगा एसिडिक नेचर का। नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H2SO4 एसिड होता है, सबको पता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में लिख लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करके क्या होता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड कैसा होना चाहिए बेटा? डाइल्यूट। ठीक है, इट गिव्स, क्या देगा ये? सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, when metal react with acid it gives salt and H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। जैसा रिएक्शन देखते हैं इसकी, जैसे कि कोई मेटल ले लिया हमने आयरन, आयरन को हमने एक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाएगा ये? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हमने देखा व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, कौन सा मेटल ले लिया इस बार? मैग्नीशियम, फिर से HCl के साथ रिएक्ट कराया तो MgCl2 बना दिया प्लस H2।
यानी ये सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये तो बहुत इजी था कि भाई रिएक्ट किया, उसके बाद आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एसिड बेस में भी कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात यहाँ आती है बेटे, बात यहाँ पे आती है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जरूर से जरूर याद रखिएगा ये चीजें, जब मेटल, यही मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड यानी कि क्या है आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, लेकिन मिलेगा क्या आपको, वाटर। कैसे मिलेगा, बन तो रहा होगा लेकिन तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखिएगा, बट नॉट हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देगा, वाटर देगा, सॉल्ट देगा। क्यों हो रहा है ऐसा, जरा देखो बेटा, क्यों हो रहा है ऐसा, दिस इज बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत बहुत और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर रीजन पूछे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बारे में लिखेंगे व्हेन मेटल रिएक्ट विथ, शॉर्ट में लिखेंगे HNO3, इसको आप नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं, इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O। H2 बन रहा होगा लेकिन तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, वाटर मिलेगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है, एक एक्सेप्शन और है, क्या है एक्सेप्शन, जरा देखिएगा, व्हेन नाइट्रिक एसिड, यही वाला नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ Mg और Mn, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनसे रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीज डबल मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब यही नाइट्रिक एसिड इन दो मेटल से रिएक्ट करता है, देन इट गिव्स सॉल्ट और हाइड्रोजन। यही एसिड जो नाइट्रिक एसिड है, ये वो बाकी के साथ रिएक्ट करके तो क्या दे रहा था, वाटर, लेकिन यही अब नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, मेटल प्लस HNO3, जब ये रिएक्शन हुई तो क्या बना बच्चे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सीधी सी बात देखें तो मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जब हमने एक्सेप्शन देखा तो नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट और वाटर बना रहा था। फिर एक एक्सेप्शन मिला, जो यही नाइट्रिक एसिड है, ये Mg और Mn के साथ रिएक्ट करके अगेन सॉल्ट और वाटर बना देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन इसी की है, ठीक है। क्या नाम है इस रिएक्शन का, पहले पढ़ चुके हो, ये वही चीज है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, अब मेटल की रिएक्शन कराएंगे सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, अदर लिखिए या मेटल सॉल्ट लिखिए, बात वही है, जिससे आप कराओगे उसका दूसरा मिल जाएगा आपको, अभी देखेंगे एग्जाम्पल में। इसी को आप पहले भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमारी वन शॉर्ट वीडियो आएगी तो आप लोग उसमें भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। द मेटल, बात करते हैं, द मेटल्स प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हायर पोजीशन पे रखे हुए हैं, कैन डिस्प्लेस द मेटल, वो डिस्प्लेस कर देते हैं, विच द लोअर पोजीशन, जो लोअर पोजीशन में है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और हमें मिल जाता है अदर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का दूसरा सोल्यूशन मिल जाता है। अगर ये बड़ी लग रही हो तो छोटे में करने के लिए एक दूसरे से डिफिनेशन है, अ लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय, ठीक है, a less reactive metal is displaced by the higher reactive metal, या फिर most reactive metal, बात समझ में आई, most reactive metal। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जरा सा देखिएगा इस बारे में, ठीक है, ये हम सीरीज ही बना देते हैं,
और विद अ ट्रिक देखते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है याद करना क्योंकि हर एक रिएक्शन में काम आने वाली है, ठीक है। काका ने काका ने कार मांगी, कार मांगी, काका ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, ठीक है। काका ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, काका ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। फिर भी फिर भी फिर भी हाय क्यों मिली, ठीक है। फिर भी हाय क्यों मिली, मिली यानी कि मरकरी, ठीक है, मरकरी, मरकरी, ठीक है। फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर, एजी, ठीक है, सिल्वर प्लेटेड गाड़ी, ठीक है, प्लेटिनम। और इसके बाद आपका आएगा सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक। यहाँ तक दिख रहा होगा, विजिबल होगा मे बी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमेशा ये देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाइड्रोजन और कॉपर कहीं आपको ऊपर मिलेगा तो कहीं नीचे मिलेगा। ये वेरी करता है क्योंकि इनका जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी जिनकी रिएक्शन लगभग इक्वल होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स हैं लेकिन ये कुछ मेन मेटल्स हैं जो आपको इजिली देखने को मिल सकते हैं या बहुत कम, ठीक है। बाकी के ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखिए कितने ढेर सारे मेटल हैं, लेकिन हमने कुछ सेलेक्टेड लिए हैं जो नॉर्मली हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, काका ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। काका ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये हमने यू नीचे ही लिख दिया है क्योंकि नीचे दिख रहा था, ठीक है। अब याद हो गया होगा, जिसको नहीं याद हुआ बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन में हो गया क्या, जरा देखिएगा। आपने लिया आपने लिया एक मेटल, ठीक है। क्या लिया आपने बेटा, मेटल। मेटल को हमने मान लिया कोई ए मेटल आपने लिया, ठीक है, कोई ए मेटल लिया। इसको आपने रिएक्ट कराया एक सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, जिसको आपने बोला बी, ठीक। ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई तो इसकी जगह पर आपको क्या मिला, इसकी जगह पर सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ किसका, बी का मिला, ठीक है, जो बी था आपका। और प्लस जो, नहीं सॉरी, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए मिलेगा, ठीक है, प्लस बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, तो इसको एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले भी हम कर चुके हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मेटल ए है, कोई मेटल ले लीजिए बेटा ए। हमने ले लिया जिंक, एग्जांपल लिख दीजिएगा, ठीक है। जिंक ले लिया, जिंक को हमने रिएक्ट कराया CuSO4 के साथ, जिंक को रिएक्ट कराया CuSO4 के साथ, ठीक है। क्या मिल गया, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज को जरा देखो। अब इसके नाम और ट्रिक भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम होगी लिख लेगा। यहाँ पे देखो, सिर्फ इनको देखो, जिंक और कॉपर को, ये रहा जिंक आपका, और कॉपर कहाँ है बच्चे, ये रहा। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, यहाँ पे आप लिखोगे पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और ये जो Au आपको मिलेगा, Au और प्लेटिनम नीचे के जितने भी रहेंगे ये सारे क्या हैं, लेस रिएक्टिव, ठीक है। कैसे पता चला, जैसे आप आयरन को रख दो, या फिर आयरन रखो, सिल्वर रखो और वो रखो, ठीक है, या सोडियम को ही रख दो, सोडियम ले लो, आयरन ले लो और गोल्ड ले लो, तो सोडियम तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, आग बना देगा, ठीक है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं, क्वेश्चन भी है इसका, ठीक। फिर बात करते हैं आयरन की। जब आयरन को आप एक टेबल पे रखोगे तो क्या होगा, जंक लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर गोल्ड को रखे रहो, कहाँ लगता है, पहने रहते हैं, कुछ जंक नहीं लगता, तो बहुत रेयर ही देखा होगा, लेकिन लगता नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, वो मोर रिएक्टिव हो गया ऊपर के। तो अब यहाँ पे देखो, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी ज्यादा पावरफुल होगा तो अपने से कम वाले को भगा देगा वहां से, है ना, कि तुम मेरी जगह से हटो,
तो क्या करेगा, इसने इसको हटा दिया तो क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, जो पावरफुल आया तुमको भगा दिया, आ जाओ यहाँ से। तो आप चलेंगे भैया, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्या करोगे आप। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा, एक और एग्जाम्पल। ठीक, सोडियम लिया आपने, सोडियम को रिएक्ट कराया FeSO4 के साथ। जब अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी अपने आप। अब सोडियम और आयरन को कंपेयर करो, सोडियम और आयरन को, सोडियम ये रहा, आयरन आपका ये रहा। ठीक है, सोडियम ये रहा, आयरन ये रहा। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन। तो ये फिर भी पावरफुल आया और इसको भगा देगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या बना देगा, NaSO4 प्लस, आयरन बाहर चला गया। ठीक, अब ये बताइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा आयरन को रिएक्ट करा दो बेटा, आयरन को रिएक्ट करा दो किससे, ZnCl2 से, ZnCl2। तो फिर हम देखेंगे आयरन और जिंक को, आयरन और जिंक कहाँ है, देखो कहाँ है आयरन जिंक, ये रहा जिंक आपका और ये रहा आयरन। आयरन अब कम रिएक्टिव है जिंक से, क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, ये कम रिएक्टिव है ना बच्चे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्या रिप्लेस कर पाएगा। अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। यानी कि आप एक सीट पे बैठे हैं और कोई आपसे थोड़ा सा लूजर बच्चा आ गया तो क्या आपको हटाएगा, नहीं हटाएगा, वो चुपचाप अलग बैठ जाएगा, कहेगा ही नहीं, तुमसे बोलेगा ही नहीं। पावरफुल आएगा तो उठो हमारे सीट से, है ना, और वो जगह हटा करके अब तुम्हें वो उस जगह से हटा करके तो वो खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। देखिएगा बेटा, एक ट्रिक के थ्रू हम देख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, वो सब कुछ यहीं पे है। फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, फटाफट दिमाग में रखते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, इसको ट्रिक वाइज कैसे दिमाग में रखना है, कि ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज करता है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव, और ये क्या है बेटा, लो रिएक्टिव। ठीक है, लो रिएक्टिव। अगर हम बात करें तो ट्रिक में देखिए, काका ने कार मांगी, काका ने कार मांगी अल्टो जन फरारी, काका ने कार मांगी अल्टो जन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। और फटाफट से ऐसी वीडियो देखने के लिए आते रहिएगा। अभी देखिएगा बेटा, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो आयंस देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा सोडियम, सोडियम का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बेटा हम बात कर लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, वह आपने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, मेटल और मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, सच है, जैसी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन्स को देना और लेना, वही उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। 11, जिसने ना याद किया हो सीरीज को याद कर ले जा करके, वो था उसमें 20 मेटल्स हमने सिखाया था। फिर इसको अगर हम KLM शेल में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 2 8, और M शेल में कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 10 ये हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं कि वैलेंसी पूरी है या नहीं पूरी है। तो सोडियम का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना बनेगा जा करके, सोडियम का क्या बनेगा, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको चाहो तो दूसरे पेन से बना देना, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, डॉट और क्रॉस दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है लुईस का।
जैसे कि और भी है आपके पास लिथियम, ठीक है, लिथियम ले लेते हैं Li। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है 3। इसको डिवाइड करेंगे तो किसमें टूटेगा, 2 और 1 में, 2 1 3, ठीक है, 2 1 में। इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। दूसरे बता दें, नहीं डबल बिंदियां लिख देंगे, ठीक। और कोई ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एल्यूमिनियम। इसका कितना होता है, कितना होता है एल्यूमिनियम का, 13 एटॉमिक नंबर, ना मांगो अल्लाह से, ठीक है, 13 होता है। तो 13 में देखते हैं क्या होता है, 2 8 10 हो गए, और कितने बचे आपके पास, 3, ठीक है, 10 और 3 13। तो अब ये क्या होगा, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो आप इसको इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इसका था डॉट स्ट्रक्चर, यानी इनके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं चाहे क्रॉस से या डॉट से, दैट इज कॉल्ड अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपसे कह देगा सोडियम NaCl का स्ट्रक्चर बताइए, जिंक क्लोराइड का बताइए, ठीक है, या पोटेशियम ऑक्साइड का बताइए, इस तरह करके, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। अब देखते हैं बेटा किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन टाइप में है, क्वेश्चन मान लीजिए या फिर एक हेडिंग डाल लीजिए, बोथ आर द सिमिलर। एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के कंपाउंड आपको बनाने हैं। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को पहले देख लेते हैं, क्या करेंगे हम, सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 होता है, 2 8 1, ठीक है। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा बताइएगा बच्चे, 1 है, ठीक है, क्या है बच्चे, 1, ठीक है। अब इसको रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराया, क्लोरीन के साथ, Cl। क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये चाहते हैं कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये इनका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, देख रहे हो आप। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, जब ऐसा हुआ तो आप देख रहे हो सोडियम का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। Na पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इन्होंने दिया है, जो देगा वो रिच है, तो प्लस चार्ज, प्लस प्लस, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, प्लस Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या बन जाता है, NaCl कंपाउंड, ठीक है। आप चाहे तो इनके आयंस को दिखा सकते हैं, देखिएगा जरा, ये रहा सोडियम का एक आयन, बाकी ये रहा आपके क्लोरीन के बाकी के सारे आयन, ठीक है। और जब अब सोडियम के पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है अब डॉट बनाओ, ठीक है। अगर जैसे हमको एक ही पेन यूज करते तो हम इसको क्रॉस से दिखाते फिर, ठीक है, बात वही है, तो कहीं पे कंफ्यूजन होने वाली। जब आयंस आपस में मिल गए, ठीक है, अब ये आप आयंस के बारे में बात कर लो, जैसे हम अभी पढ़ेंगे कार्बन एंड कार्बन में जो शेयरिंग ऑफ होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे आयंस एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब आयंस फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दो आयंस पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंपाउंड फॉर्म्स, एक तरह से आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो गई, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होगा, मेटल होंगे या नॉन मेटल, एक मेटल है एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप क्या बोलोगे, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। फटाफट दूसरा भी बना के देख लेते हैं हम। दूसरा क्या था आपका, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड पूरा लिख देते हैं, कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आप रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा ये? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके ऊपर क्या होगा? ये कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, ठीक है, और प्लस इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। ठीक, इनके भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। जरा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स को, जब हमारे पास एक ही पेन है तो क्रॉस करके बना लेते हैं। ठीक है, इसने दे दिया तो इसके पास क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसके कैल्शियम के आ गए और 1 2 3 4 5 6 इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इस तरह से बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड केस हम देख लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपका? पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड में आप देख रहे हो पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है बच्चे? ठीक है, पोटेशियम के लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में? 6 ही होते हैं, जैसे कि ऊपर आप देख ही रहे हो। ठीक है, पोटेशियम के इसको क्रॉस करके बना दिए। अब यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम इन्हें एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस पोटेशियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तब क्या करेंगे? हम एक और पोटेशियम ले लेंगे, है ना। जब एक और पोटेशियम ले लेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। ठीक है, जब ये 2 दिया तो कितना हो गया? K2 के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, एक एक दिया ना, दो K2 ने, यानी 2 K ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ही प्लस आएगा। प्लस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, बाकी इनके खुद के भी बना दो। ठीक है, अब वहां पे आपके पास एग्जाम में कलरफुल पेन तो रहेंगे नहीं, एक ही से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बन गया ये? के कितने आए थे आपके? K2 O, और O पे कितना चार्ज? 2 माइनस। ठीक है, इस तरह से हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। तो अगर हम देखें, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, नेचर में ब्रिटल होते हैं। फिर ब्रिटल का मतलब पहले ही बता दिया है, जैसे कि ना ही वो मेलेबल है ना ही डक्टाइल है। ठीक है, एंड सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन। सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। सॉलिड क्रिस्टल जैसे होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन, क्योंकि इनके कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि आयंस में अट्रैक्शन वैसे भी होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्युबल इन वाटर, बट ये वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में घोलोगे नमक को घुल जाएगा, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये नहीं घुलते हैं। ठीक, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कब होंगे ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कब होंगे? इन अ सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड में होंगे तब तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे, बट अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें या कोई सोल्यूशन बना दें, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बोलो या मोल्टन सोल्यूशन बोलो, मैटर हो जाएगी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। फिर बात करते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स होता है। कभी भी आप ऐसे नॉर्मल वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की कोशिश करिए, बल्ब जलाने की कोशिश करिए, नहीं होगा। थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, NaCl घर वाला ही सॉल्ट डाल दीजिए, तब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं होगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसका
बस जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो उसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसको देख करके मुझे लगता है कि आपको ये मेटल और नॉन मेटल में जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।